सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा और आई होप एवरीथिंग इज राइट देयर इन योर माइंड। आपके दिमाग के अंदर सब कुछ बैठ चुका है बहुत अच्छे से, जो भी हमने पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डेप्रीसिएशन क्योंकि एक बड़ा इशू है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो अब एक एक चीज़ करके हम लोग डेप्रीसिएशन के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे अगली चीज जो डेप्रीसिएशन में हम लोग आज बात करने वाले वो है, पे अटेंशन प्लीज। यहां पर आपका डेप्रीसिएशन का ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना सभी लोग, कि क्या बिल्डिंग का डेफिनेशन है लॉ में? द आंसर इज नो। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? लॉ में डिफाइंड नहीं है। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? लॉ में डिफाइंड नहीं है। मशीनरी का मतलब क्या होता है? लॉ में डिफाइंड नहीं है। ये तीनों शब्द लॉ में डिफाइंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर प्लांट का मतलब क्या होता है? यस, इट इज डिफाइंड। सर कहां डिफाइंड है प्लांट? प्लांट इज डिफाइंड इन सेक्शन 43 सबसेक्शन 3। ये यहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है। अब आप बोलोगे सर आपने कल बोला था सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में होते हैं। सही बात है। आज मैं आपको बताता हूं सेक्शन 2 के डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में क्या फर्क है। जो सेक्शन 2 का डेफिनेशन होता है ना, वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल होता है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में। इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर एक्ट। और ये वाला जो डेफिनेशन है ना, ये पूरे एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये कहां एप्लीकेबल है सर? ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है, ये सिर्फ अपने चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशंस अलग अलग जगह पर दिखे, ऐसा नहीं है कि सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही दिखेंगे। सेक्शन 2 में तो है, होते ही है, वो तो ऑब्वियस बात है। तो दोनों का मैंने आपको फर्क बता दिया। सेक्शन 2 वाले पूरे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है, और ऐसे अगर बीच बाच में कहीं दिख जाते हैं आपको 43, 45, 47 ऐसे कहीं पर भी बीच में अगर दिख जाते हैं, तो समझ लेना वो सिर्फ उसी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है या उसी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, पूरे इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो यहां पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ प्लांट क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप कोई प्लांट खरीदते हो, प्लांट मतलब क्या सर? मतलब बताइए प्लांट का। अब ये डेफिनेशन दो भाग में बटा हुआ है। सबसे पहले यहां पर बोला गया है प्लांट इंक्लूड्स व्हाट, प्लांट में क्या क्या आएगा। उसके बाद यहां पर लिखा गया है प्लांट में क्या क्या नहीं आएगा। तो दोनों की लिस्ट दी गई है। अब क्योंकि ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एक्सक्लूसिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सिर्फ एक लिस्ट दे दी, हाँ ये सब आ सकता है, ये सब नहीं आएगा, बस इतना बोल के छोड़ दिया है। अब सबसे पहले प्लांट में क्या आएगा? शिप आएगा, चलो ठीक है, शिप प्लांट है। व्हीकल प्लांट है, चलो ठीक है। बुक्स प्लांट है, साइंटिफिक अपैरेटस प्लांट है, सर्जिकल इक्विपमेंट प्लांट है। ये 5 आइटम्स प्लांट के डेफिनेशन में डाला है। अब प्लांट में क्या नहीं आएगा? सबसे पहले कुछ लोगों ने लिटरली लेने लगा प्लांट का मतलब पेड़ पौधे एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जरा ठंड लो, शांति से बैठो। प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस। टी बुशेस मतलब जो चाय उगाने के लिए आप पत्तियां लगाते हो ना, उसको बोलते हैं टी बुशेस। तो प्लांट, लोग इसको लिटरली लेने लगे। प्लांट मतलब दिमाग में क्या आता है? आंख बंद करके सोचो, प्लांट मतलब पहले फेल फूल पत्ती ये सब आते ना, तो लोग उसको वैसे लिटरली लेने लगे। तो गवर्नमेंट ने इसको यहां से निकाल दिया, बोला निकलो यहां से, तुम्हारे लिए सेपरेट सेक्शन है, आगे जाकर आगे सेपरेट सेक्शन है टी कॉफी रबर वालों के लिए, वहां जाकर डिडक्शन लेना। प्लांट डज नॉट इंक्लूड लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तीसरा, बिल्डिंग प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग है भाई, उसको प्लांट में क्यों डाल रहे हो आप? प्लांट पे 15% डेप्रीसिएशन है, बिल्डिंग पे 10% डेप्रीसिएशन है। फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट में नहीं आएगा, उसको आप प्लांट में क्यों डाल रहे हो? तो आप ये सारी चीजें प्लांट में नहीं लोगे। ठीक है, जस्ट एक क्लैरिफिकेटरी डेफिनेशन है, नहीं भी बोलता तो हमको पता रहता, बट लोगों को दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, डिपार्टमेंट के साथ एसएससी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डेफिनेशन को क्लैरिफाई करके डाल दिया है कि भाई प्लांट में ये सारी चीजें नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? रट्टा मारो, पहला टी बुशेस, दूसरा लाइफ स्टॉक, तीसरा फर्नीचर, चौथा बिल्डिंग। ठीक है, ये 4 चीजें प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने सीए इंटर में ये पॉइंट पढ़ा होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, कि इनकम टैक्स में अगर ब्लॉक ऑफ असेट पे डेप्रीसिएशन क्लेम करना है तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी 2 कंडीशन सर? पहला,
लास्ट डे पर आपका ब्लॉक के अंदर क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए, ब्लॉक में क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट डे पर आपका ब्लॉक के अंदर जो अमाउंट कॉलम है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ही डेप्रीसिएशन मिलेगा, अदरवाइज डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, हम लोग एक एग्जांपल उठाकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। पे अटेंशन प्लीज, ठीक है। यहां देखो, मान लो ये एक फर्नीचर है, ठीक है। मैंने ये फर्नीचर है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10%, ठीक है। अब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द फर्नीचर, सपोज मेरे पास दो असेट है, ये क्वांटिटी कॉलम है और उसकी वैल्यू कितनी है, से 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ और फर्नीचर परचेस किया, सपोज एक फर्नीचर परचेस किया 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 लाख रुपए, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 लाख, ठीक है। अब मैंने इसमें से अगर कुछ बेचा से एक बेच दिया मैंने अगर 3 लाख रुपए में, मुझे बताओ अगर एक मैं 3 लाख रुपए में बेच देता हूं तो फिर मेरे पास दो क्वांटिटी बचेगी, यस। तो क्या मेरी क्वांटिटी जीरो हुई, नहीं हुई। क्वांटिटी को जीरो नहीं होने देने का, क्या मेरा अमाउंट कॉलम नेगेटिव हुआ, अमाउंट कॉलम को भी नेगेटिव नहीं होने देने का। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आप डेप्रिसिएशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी को जीरो होने नहीं देने का और अमाउंट कॉलम को नेगेटिव होने नहीं देने का, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करो, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होता है, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फिर आपका मुद्दा चला जाएगा कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, जिसपे हम लोग कैपिटल गेन के चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने तीनों असेट बेच दिया 4 लाख रुपए में, ठीक है। अगर मैंने तीनों असेट बेच दिया 4 लाख रुपए में, क्वांटिटी जीरो हो गया, वैल्यू तो मेरा अभी भी 3 लाख रुपया पॉजिटिव है। अब मैंने क्वांटिटी जीरो कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्वांटिटी जीरो नहीं होना मांगता है, अमाउंट कॉलम भी पॉजिटिव है। अब यहां पर अमाउंट कॉलम तो पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दिक्कत हो गई ना, क्वांटिटी जीरो हो गई, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन की दुकान बंद। सिमिलरली अगर मैंने दो असेट बेच दिया, क्वांटिटी एक है, चलो क्वांटिटी है अभी भी है, एक तो है ना, कम से कम चलेगा। लेकिन मैंने दो असेट 9 लाख रुपए में सेल कर दिया, कितने में, 9 लाख रुपए में, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज नेगेटिव। फिर से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपका अमाउंट कॉलम नेगेटिव हो गया ना। अमाउंट कॉलम का पॉजिटिव होना भी उतना ही जरूरी है जितना क्वांटिटी कॉलम का पॉजिटिव रहना जरूरी है, ठीक है। तभी जाकर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, यही बात बोली गई है यहां पर, अच्छे से देख लो आपके प्रोविजन के अंदर, ठीक है। आ जाओ जल्दी से यहां पर कि आपका अमाउंट कॉलम पॉजिटिव होना चाहिए और आपका क्वांटिटी कॉलम शुड नॉट सीज टू एग्जिस्ट। शुड नॉट सीज टू एग्जिस्ट का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और छोटा इशू है, वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ। वो छोटा इशू जो है वो ये है कि क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल एसेट खरीदा, बिजनेस के लिए यूज किया, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कोई क्यों नहीं क्लेम करेगा। अगर मैं एक असेट खरीदता हूं, मैं बिल्डिंग खरीदता हूं मान लो, तो मैं डेप्रिसिएशन क्यों नहीं क्लेम करूंगा। देखो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आ सकता है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने जाऊंगा तो मेरा असेट ब्लॉक में चला जाएगा, ब्लॉक में चला जाएगा तो मुझे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, ये अच्छी खबर है, लेकिन जब भी मैं बेचूंगा हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, याद करो, नुकसान नंबर 1। दूसरा, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है ब्लॉक के अंदर, नुकसान नंबर 2। इससे अच्छा मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना है भाई, क्योंकि ब्लॉक में जाने पर कुछ नुकसान है मेरे लिए, हो सकता है वो नुकसान मेरे लिए डेप्रिसिएशन के फायदे से ज्यादा बड़ा नुकसान है। डेप्रिसिएशन कम फायदा है, वो नुकसान ज्यादा बड़ा नुकसान है, तो मुझे नहीं क्लेम करना है भाई डेप्रिसिएशन, छोड़ो ना, मुझे नहीं करना है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं करना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। हर असेसी जो बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, और बिजनेस में एसेट यूज करता है, प्रोफेशन में एसेट यूज करता है, बैलेंस शीट में एसेट दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, आपको उस पे ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन लाइफ, ओके। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर, राइट। So this is what this point is all about. It is mandatory to claim depreciation. अब हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल यहां पर, मैं 10 मिनट पे आता हूं इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। पे अटेंशन प्लीज। आ रहा हूं मैं अब अपने अगले डेप्रिसिएशन की तरफ, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस पे थोड़ी बातें करना है मुझे एक एक करके। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है सर? ये एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है टू मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
या पावर जनरेशन का बिजनेस करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं, पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। तो ये जो सेक्शन है यहां पर आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, प्लस 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। अब ये किसको मिलेगा, क्या करने पर मिलेगा, क्या कंडीशंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो सब हम लोग आराम आराम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, या तो पावर जनरेटर, पावर डिस्ट्रीब्यूटर, पावर ट्रांसमिशन। पूरे सिलेबस में कहीं पर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ जाता है या पावर जनरेशन का वर्ड आ जाता है, तुम्हारे दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई मुद्दा यहां पर हो सकता है। ठीक है सर, आज के बाद ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन के इंप्लीकेशन को ढूंढेंगे। ठीक है, सम के अंदर, वैसे बहुत सारे सम्स करना है आगे जाकर, डोंट वरी। दूसरी चीज, क्या करूं मैं मैन्युफैक्चरर तो हूं, मैं क्या करूं, अब आप अक्वायर करो, इंस्टॉल करो, यूज करो नई प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो हम आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। तो सर नई प्लांट एंड मशीनरी पे मुझे 15% तो ऑलरेडी मिलेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यस वो तो मिलेगा ही, प्लस 20% एक्स्ट्रा, तो 35% डेप्रिसिएशन की छूट हो जाएगी। यस, तो आपको क्या करना है, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, पावर जनरेटर हो, आपको एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के यूज करना है। यूज करना जरूरी है, यस यूज करना जरूरी है, नहीं तो डेप्रिसिएशन एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल भी यूज करने पर ही मिलता है ना, बिना यूज करे तो नॉर्मल भी नहीं मिलता है, यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, मैंने इस साल खरीदा और मैंने 180 दिन से कम यूज किया तो ये भी 50% हो जाएगा। चेक करो पॉइंट नंबर 2 के अंदर 50% मतलब 50% मतलब कितना, मतलब ये आपको इस साल 10% मिलेगा और रिमेनिंग 10% मतलब रिमेनिंग 50% विल बी अलाउड इन द इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, डोंट वरी। ठीक है, तो मान लो मैंने दिसंबर में नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा 10% इस साल मिलेगा, आधा 10% अगले साल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसा ही है, आपके ब्लॉक ऑफ असेट से ये भी रिड्यूस होगा। ब्लॉक ऑफ असेट से क्यों रिड्यूस होगा सर? डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। तो डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए इसको भी माइनस करना जरूरी है। ठीक है सर, हर साल मिलता रहेगा क्या ये बेनिफिट? नहीं नहीं नहीं, हर साल नहीं मिलेगा, एक मशीनरी पे एक बार। इस साल आपने एक मशीनरी खरीदी, नई मशीनरी, उस पर आप 20% ले लो। अगले साल से इस मशीनरी पे 20 नहीं मिलेगा, अगले साल से इस मशीनरी पे नॉर्मली मिलेगा, अगले साल से 20% नहीं मिलने वाला है। सर वापस से चाहिए तो नई मशीनरी खरीदो, फिर मिलेगा 20%, फिर और एक नई खरीदो, फिर और एक नई मिलेगा, फिर और एक नई खरीदो, उस पर वापस मिलेगा 20%। तो एक मशीनरी पे एक बार। ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम ऑन वन मशीनरी, इट्स अ वन टाइम बेनिफिट फॉर दैट प्लांट एंड मशीनरी, वन टाइम बेनिफिट। तो क्या क्या बातें बोला मैंने आपको अब तक? सबसे पहले आपका बिजनेस क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन। दूसरी बात, आप करोगे क्या? मैन्युफैक्चरर तो हो आप, पावर जनरेटर तो हो, अब आप क्या करोगे? आप अक्वायर करो और यूज करो नई प्लांट एंड मशीनरी, हम आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है सर, 180 दिन से कम यूज किया तो, करंट ईयर में खरीदा, करंट ईयर में 180 दिन से कम यूज किया, तो इस साल 10%, बैलेंस 10% अगले साल। ठीक है, तो मान लो 100 करोड़ की मशीनरी है, तो इस साल 10 करोड़ रुपया मिलेगा, दैट इज 10%, अगले साल 10 करोड़ मिलेगा, दैट इज 10%। ठीक है, दो सालों में बढ़ जाएगा। ये जो भी डेप्रिसिएशन है नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसा आपकी डब्ल्यूडीवी से माइनस होगा। हर साल मिलता रहेगा सेम मशीनरी पे? बिल्कुल नहीं, एक मशीनरी पे एक बार। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप हर साल लोगे डब्ल्यूडीवी के ऊपर, एडिशनल डेप्रिसिएशन वंस इन ए लाइफ टाइम है ऑन वन मशीनरी। अगले साल वापस चाहिए, वापस मशीनरी खरीदो। सर हम लोग प्रिंटिंग बिजनेस करने वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि जो बंदा प्रिंटिंग बिजनेस में है उसको मिलेगा।
या जो बंदा प्रिंटिंग और पब्लिशिंग दोनों करता है, सीबीडीटी का सर्कुलर है इस पर कि अगर आपका बिजनेस प्रिंटिंग है या प्रिंटिंग या पब्लिशिंग दोनों है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप न्यू मशीनरी खरीदते हो, ठीक है, और यूज करते हो। चेक करो। सो प्रिंटिंग करते हो, पब्लिशिंग करते हो, प्रिंटिंग करते हो, पब्लिशिंग करते हो, इन बिजनेसेस में हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। सर सिर्फ प्रिंटिंग करूंगा तो मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग दोनों करूंगा तो मिलेगा? हाँ मिलेगा। बराबर पढ़ना पॉइंट नंबर 5। सिर्फ प्रिंटिंग करूंगा तो मिलेगा, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग दोनों करूंगा तो भी मिलेगा। सर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग दोनों करूंगा तो मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। सर सिर्फ पब्लिशिंग करूंगा तो नहीं मिलेगा। चेक करो बराबर से, पॉइंट नंबर 5। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है उस केस में आपको, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर ना। अब कुछ मशीनरीज गवर्नमेंट ने बोली है उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहला तो बहुत ऑब्वियस बात है, चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं, सेकेंड हैंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। देखो यहां पर काट रहा हूं उसको। सेकेंड, ऑफिस में रखने वाली मशीनरी पर नहीं मिलेगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रखने वाली मशीनरीज पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शिप पर नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या मना कर दिया? फैक्ट्री में मटीरियल यूटिलाइज करने वाली मशीनरी के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट। तुम अपने गेस्ट हाउस में माइक्रोवेव ओवन खरीद रहे हो या गेस्ट हाउस में एसी लगा रहे हो या गेस्ट हाउस में फ्रिज खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, उस पर थोड़ी एडिशनल डेप्रिसिएशन देगी सरकार आपको। ये सेक्शन आया था मैन्युफैक्चरर को बूम देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए। आप तो अपने ऑफिस में लगा रहे हो सब कुछ, फैक्ट्री में नहीं लगा रहे हो। फैक्ट्री के लिए आया है सेक्शन, ऑफिस के लिए नहीं आया है। तो कोई भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नॉट अलाउड। ऑफिस में लगाने वाली मशीनरी, गेस्ट हाउस में लगाने वाली मशीनरी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में लगाने वाली मशीनरी, शिप्स नॉट अलाउड, एयरक्राफ्ट नॉट अलाउड। हाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन सब पर क्लेम करो आप, कोई नहीं रोक रहा आपको, एडिशनल नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अलाउड। और आखिर में लिखा है एनी प्लांट एंड मशीनरी विच इज ऑलरेडी अलाउड एज 100% डिडक्शन। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिस पर आपने 100% डिडक्शन पहले से क्लेम करके रखा है, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई मशीनरी खरीदा है, तो पता है साइंटिफिक रिसर्च वालों को 100% डिडक्शन मिलता है मशीनरी खरीदने पर, असेट खरीदने पर। पता है, सीए इंटर में भी पढ़ा होगा। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च असेट खरीदते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा उस असेट पर। और अगर उस पर 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम करके ले बैठे हो तो फिर यहां किस किस शक्ल से हम एडिशनल डेप्रिसिएशन मांगने आ रहे हैं, किस मुंह से मांगने आएंगे हम? जब 100% आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, कहां पर? साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन में, या फॉर दैट मैटर 35AD करके एक सेक्शन था, याद करो, हॉस्पिटल बनाओ, होटल बनाओ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 100 बेड का हॉस्पिटल। पता है वहां भी सरकार आपको 100% डिडक्शन देती है। अगर वहां 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है तो यहां पर आप किस शक्ल से मांगने आ रहे हो? फिर से नहीं मिल सकता है। इसलिए यहां पर लिखा है एनी प्लांट एंड मशीनरी विच इज अलाउड एज 100% डिडक्शन अर्लियर। ठीक है, पहले अगर मिल चुका है तो यहां पर नहीं आओगे। अब एक वर्ड पे यहां पर गौर करना थोड़ा सा, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे लिए। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यहां से मना किया है, बोला इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। अब क्या है पता है, एक स्पेशल व्हीकल आती है जो फैक्ट्री के अंदर यूज होती है, उसका नाम होता है फॉकलिफ्ट ट्रक्स। फॉकलिफ्ट ट्रक्स, FORK, फॉक LIFT ट्रक्स। वो फैक्ट्री के अंदर यूज होती है इंटरनल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए। वो इंटरनल फैक्ट्री के अंदर यूज होती है, वो रोड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। वो बहुत स्लो चलती है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? देखो लॉ ने क्या बोला है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो रोड पे चलती है उस पर नहीं मिलेगा। अब ये रोड पे थोड़ी चलती है, तो फैक्ट्री में चलती है, तो इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चेक करो जल्दी से सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाकर जब हम लोग सम्स करेंगे तब काम आएगा, केयरफुल रहना, ठीक है। फॉकलिफ्ट ट्रक्स पे डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, चेक कर लीजिए। तो ये है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन। जब भी एग्जाम में कहीं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ गया, प्रोडक्शन वर्ड आ गया या पावर जनरेशन वर्ड आ गया, समझ लेना एडिशनल डेप्रिसिएशन का कुछ इंप्लीकेशन होने के 100% चांसेस है, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते टुवर्ड्स सम एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन, थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्या बेसिस पर आपको अलाउड है? डब्ल्यूडीवी मेथड के बेसिस पे अलाउड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इनकम टैक्स एसएलएम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इनकम टैक्स सिर्फ डब्ल्यूडीवी अलाउ करता है। अब डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डब्ल्यूडीवी, पे अटेंशन प्लीज। तो सरकार ने उसका डेफिनेशन दिया है, डब्ल्यूडीवी मींस एक्चुअल कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी मींस एक्चुअल कॉस्ट, जो भी आपके असेट का एक्चुअल कॉस्ट है एज रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। जो भी उसमें से डेप्रिसिएशन आपको एक्चुअली अलाउ हुआ है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो जितना भी डेप्रिसिएशन आपको एक्चुअली अलाउ हुआ है करंट ईयर में वो माइनस करना है, जो एक्चुअली अलाउ नहीं हुआ है वो माइनस नहीं करना है ना। सवाल उठेगा व्हाट डू आई मीन बाय एक्चुअली अलाउड। एक्चुअली अलाउड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली अलाउड का मतलब वो होता है वो डेप्रिसिएशन, बहुत बारीकी से सुनना, ये ट्रिकी पॉइंट है, ये ट्रिकी पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपने सीए इंटर में नहीं पढ़े होंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली अलाउड का मतलब ये होता है वो डेप्रिसिएशन जिससे आपका करंट ईयर में इनकम टैक्स सेव हो रहा है, जिससे आपका करंट ईयर में इनकम टैक्स बच रहा है, बच रहा है, बच रहा है। जो डेप्रिसिएशन आपका इनकम टैक्स करंट ईयर में बचा रहा है वो एक्चुअली अलाउड है, बस इतना दिमाग में रखना, ये सेंटेंस दिमाग में रखो। जो डेप्रिसिएशन आपका करंट ईयर में इनकम टैक्स बचा रहा है, जो डेप्रिसिएशन आपका इनकम टैक्स करंट ईयर में बचा रहा है वो एक्चुअली अलाउड है, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल देखना, ठीक है, ये जबरदस्त एग्जांपल बनाया हूं मैंने। एक फर्नीचर खरीदा मैंने 100 रुपए का, फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है? 10%, ठीक है। अब ये मैंने अपना एक छोटा सा पीएनएल बनाया, इसमें मेरा सेल्स 100 रुपीज है और एक्सपेंस मेरे काफी ज्यादा हो गए 120 रुपीज के, ठीक है, और डेप्रीसिएशन मेरा 10 रुपीज का है, टोटल 130 रुपीज का मेरा डेप्रीसिएशन और क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। अब यहां पर मुझे 30 रुपीज का लॉस हो गया। अब इनकम टैक्स क्या करता है? इस लॉस को दो भाग में डिवाइड करता है, बोलता है कि ये जो 10 रुपए का लॉस है ना, ये आपका डेप्रीसिएशन की वजह से हुआ है, ये इसको आप यूएडी बोलो, पता है आपको। और ये जो 20 रुपए का लॉस हुआ है ना, ये आपका बिजनेस लॉस है, ठीक है, इसको आप बिजनेस लॉस बोलो, और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। यूएडी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बहुत सारी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस लॉस आप सिर्फ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सिर्फ बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कैच इज हियर। अब मुझे बताओ, क्या ये 10 रुपया मुझे करंट ईयर में अलाउ हुआ है? हाँ, क्या ये 10 रुपया मुझे करंट ईयर में अलाउ हो रहा है? द आंसर इज नो। कैसे सर? भाई ये 10 रुपए की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर आप, क्या आपको इस 10 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा इस साल में ऑलरेडी 130 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये 10 रुपए के डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने की मेरे को नौबत आई नहीं इस साल, इसीलिए तो मैं इसको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल के कैरी फॉरवर्ड करवा रहा हूं ना। अब आप खुद सोचो, ये 10 रुपया ऑब्वियसली आप कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हो अगले साल में, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, कैसे गवर्नमेंट को चूना लग जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ये 10 रुपया आप कैरी फॉरवर्ड क्यों करवा रहे हो? क्योंकि करंट ईयर में उतनी इनकम ही नहीं है, जब उतनी इनकम ही नहीं है तो मैं डिडक्शन कैसे लूं? तो कैरी फॉरवर्ड करवा रहा हूं। तो अब देखो, उस हिसाब से मेरा एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मेरे को डब्ल्यूडीवी आएगा। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 100। एंड व्हाट इज माय डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड? डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड निल है। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में तो कुछ डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं हुआ ना, जो डेप्रिसिएशन था वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल अलाउ होगा, करंट ईयर में थोड़ी कुछ अलाउ हुआ। देयरफॉर अगर मैं इस साल की डब्ल्यूडीवी देखूं तो 100 रुपीज है, ठीक है, लेकिन इसमें एक झोल है, लफड़ा है एक, इसमें एक गड़बड़ हो गई मुझसे। गड़बड़ ये हो गई कि करंट ईयर में मैं 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं और उसे कैरी फॉरवर्ड करवा के अगले साल डिडक्शन ले रहा हूं। एट द सेम टाइम करंट ईयर ब्लॉक में से माइनस नहीं कर रहा हूं और अगले साल की डब्ल्यूडीवी फिर से 100 रुपीज दिखा रहा हूं। इसमें क्या हो जाएगा पता है? अगले साल मुझे ये 10 लाख रुपए का डिडक्शन तो मिलेगा ही, साथ साथ में अगले साल वापस 10% मिल जाएगा ऑन 100 लैक्स। इससे डुअल बेनिफिट हो जाएगा कि करंट ईयर में आप 10 लाख का डिडक्शन लेते हो लेकिन बोलते हो अरे इनकम सफिशिएंट नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करवा दो,
और अगले साल 100 लाख पे वापस डेप्रिसिएशन ले लेते हो, एक ही अमाउंट पे 2 बार डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, डुअल बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन डाला इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डब्ल्यूडीवी। ये डब्ल्यूडीवी का आपका डेफिनेशन है सेक्शन 43(6), उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाला और बोला कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है ना आपका, इट इज डीम टू बी एक्चुअली अलाउड। वो डीम टू बी एक्चुअली अलाउड है, उसको माइनस करो यहां से। चलो सब लोग जल्दी से देखो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है। लॉजिक समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिक समझना चाहिए एक स्टूडेंट को प्रोविजन का, सिर्फ प्रोविजन पढ़ के कोई मतलब नहीं है। लॉजिक ये है, ये अमेंडमेंट लाने का लॉजिक है, अमेंडमेंट अभी नहीं आया, बहुत पुराना अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट लाने का लॉजिक ये है कि भाई जो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा आपका, उसका फायदा फ्यूचर में तो लोगे ना, फ्यूचर की इनकम से सेट ऑफ करोगे। तो एक काम करो, आप करंट ईयर के ब्लॉक से उसको माइनस कर दो। आप करंट ईयर के ब्लॉक से अगर उसको माइनस नहीं करोगे तो डुअल बेनिफिट्स हो जाएगा। क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट, चेक इट प्लीज। ओके, अब यहां पर एक और एक्सेप्शन है, जरा ध्यान से सुनना। ये एक्सेप्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनका इनकम पार्शियली एग्रीकल्चर है और पार्शियली बिजनेस है। याद करो जैसे सीए इंटर में पढ़ा होगा आपने, अगर आप टी ग्रो करते हो और टी मैन्युफैक्चर करते हो, दोनों काम करते हो, ठीक है, अगर आप टी ग्रो भी करते हो और टी मैन्युफैक्चर भी करते हो, दोनों काम करते हो, तो आपका 40% क्या हो जाएगा? 40% टैक्सेबल हो जाएगा, याद है, और 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा प्रोविजन आपने पढ़ा होगा सीए इंटर में, सीए फाइनल में भी पढ़ोगे, अगले लेक्चर में आएगा वो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही आने वाला है। तो अगर आप टी ग्रो भी करते हो, टी मैन्युफैक्चर भी करते हो, दोनों काम करते हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करते हो मतलब बिजनेस है, उस पर 40% टैक्स लगेगा, और ग्रो करते हो मतलब वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्रीकल्चर इनकम है। अब देखो, अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो क्या मैं डेप्रिसिएशन भी ऐसे डिवाइड करूंगा 40-60 में? ये सवाल है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, मैंने से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 100 रुपीज की, उस पर मुझे 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 15 लाख। तो क्या डेप्रिसिएशन को भी ऐसे स्प्लिट करूंगा 40-60? गवर्नमेंट बोलती है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन वैसे ही निकालने का जैसे, ऐसा सोचने का, वैसे एंटायर डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू बी अलाउड फॉर बिजनेस, ऐसा सोचो। आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करो, कोई उसमें 40-60 करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करो और पीजीबीपी के अंदर आप डब्ल्यूडीवी निकालिए, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, अगर आपका इनकम पार्शियली एग्रीकल्चर है और पार्शियली क्या है? बिजनेस है, तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको आंख बंद करना है और यह सोचना है कि ऐसा सोचो पूरा बिजनेस है। अगर पूरा बिजनेस है तो जैसे नॉर्मली सबका डेप्रिसिएशन निकालते हो वैसा निकालो, और क्या, और उतना ब्लॉक से माइनस कर दो। 100 लाख की फर्नीचर खरीद रहे हो तो 10% माइनस करके 90 लाख डब्ल्यूडीवी। 100 लाख की मशीनरी खरीद रहे हो तो 15% माइनस करके 85 लाख डब्ल्यूडीवी। एज सिंपल एज दैट। कुछ भी ऐसा अलग से स्पेशल करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बोलना चाह रहा है ये एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। अब इसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशन है जो आगे जाकर हम कैपिटल गेन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, अब थोड़ा सा मैं गुडविल के बारे में बात कर लेता हूं, गुडविल के बारे में पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। मैंने कल आपको बोला था गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है, सर ध्यान से सुनना, गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब ये कब से शुरू हुआ पता है? ये प्रीवियस ईयर 2021 से शुरू हुआ, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल नॉट अलाउड। गवर्नमेंट ने मना कर दिया गुडविल पे डेप्रिसिएशन देना 2020-21। उससे पहले मिलता था उससे पहले। अब मान लो, तो अब से नहीं मिलेगा, अब से नहीं मिलेगा। अब मान लो अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में आपने एक पेटेंट खरीदा था 10 लाख रुपए का और एक गुडविल खरीदा था 10 लाख रुपए की, टोटल 20 लाख, ठीक है, तो उस साल आपने डेप्रिसिएशन लिया होगा दोनों के ऊपर, क्योंकि तभी अलाउड था डेप्रिसिएशन, 25% डेप्रिसिएशन लिया होगा, तो 25% के हिसाब से 15 लाख रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, 5 लाख रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी ऑन 31 मार्च 19? 15 लाख रुपए, ठीक है।
अब उसी तरीके से प्रीवियस ईयर 18-19 के बाद 19-20 में आपका क्या होने वाला है, आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी पेटेंट की, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 15 लाख, ठीक है। उसमें से वापस आप डेप्रिसिएशन निकालोगे एट द रेट ऑफ 25%, तो ये आ जाएगा 3.75 लाख, ठीक है, और ये 11.75 लाख, ठीक है। ये आपकी हो गई डब्ल्यूडीवी ऑन 31 मार्च 2020। अब अगले साल जब डब्ल्यूडीवी निकालने की बारी आएगी ना, तो गवर्नमेंट बोलती है 1 अप्रैल 2020 को तेरी डब्ल्यूडीवी कितनी है, मैंने बोला 11.75 लाख से, किधर से आया, इधर से आया। अब गवर्नमेंट बोलती है इसके अंदर क्या क्या है, मैंने बोला इसके अंदर पेटेंट है, थोड़ा थोड़ा गुडविल है। गवर्नमेंट बोलती है तेको बोला ना हमने गुडविल अब से अलाउड नहीं है, तो मैं बोला क्या करूं, बोलती है इसमें से गुडविल को माइनस कर चल। मैंने बोला ये तो पुराना गुडविल है, बोले पुराना गुडविल भी निकालना पड़ेगा, मैंने गवर्नमेंट बोलती नहीं चलेगा। तो अब इसमें से जो पुरानी गुडविल है ना, गुडविल की जो डब्ल्यूडीवी है ना, वो आपको क्या करनी पड़ेगी पता है, माइनस करनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी यहां से। ये गवर्नमेंट ने कानून बना दिया 2020 में। तो कानून इतना भयंकर है कि अब से जो गुडविल खरीदोगे 2020 के बाद, उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं डेप्रिसिएशन के तौर पे। और 2020 के पहले भी जो खरीदा था, 2020 के पहले भी जो खरीदा था, वो भी अगर तुम्हारे डब्ल्यूडीवी के अंदर दिख रही है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो सर अब उसकी वैल्यू कैसे निकालो, बहुत सिंपल है, आप प्रीवियस ईयर 18-19 लो और ऐसा सोचो पेटेंट नहीं है, सिर्फ गुडविल है, ठीक है, सिर्फ गुडविल है, वो सोच के आप माइनस करते जाओ, ठीक है। तो अगर सिर्फ गुडविल है तो 2.5 लाख यहां से माइनस हो जाएगा, 25%, ये 7.5 लाख हो जाएगा। ये 7.5 लाख में से उसमें से उसकी वैल्यू निकालो, कितनी वैल्यू आएगी देखो, 1.875। तो मुझे गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 माइनस 1.875, तो 5.625 ये गुडविल की वैल्यू है। अब बच गया कितना, 5.625, ये आपकी बैलेंस डब्ल्यूडीवी ऑन व्हाट, ऑन 1 अप्रैल 2020। ये अब आप आगे से डेप्रीशिएट करोगे, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, लॉ ने कानून क्या बना दिया है पूरा का पूरा, कि भाई जो नया असेट नया गुडविल खरीदोगे 2020 से, उस पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुरानी गुडविल है तुम्हारे ब्लॉक के अंदर, उसको भी आपको माइनस करके बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा 2020-21 में। पुरानी गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन हम आपको नहीं देंगे। इस एग्जांपल का फोटो ले लो अगर आपको चाहिए तो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आप पॉज करके फोटो ले लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए, यह प्रोविजन आया 2021 में, ठीक है। यह प्रोविजन गवर्नमेंट ने 2021 में डाल दिया, पढ़ लो एक बार। तो एक बार मैं आपको फिर से बोल देता हूं डब्ल्यूडीवी के बारे में मैंने क्या क्या बोला। पहली चीज, डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करो जो आपको एक्चुअली अलाउ हुआ है, उतना माइनस कर दो, कर दिया, कर दिया। दूसरी चीज, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो आपका है वो आपको करंट ईयर में एक्चुअली तो अलाउ नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में अलाउ होगा, लेकिन फिर भी उसको ब्लॉक से माइनस करो, ठीक है। तीसरा, आपका अगर बिजनेस पार्शियली एग्रीकल्चर है और पार्शियली टैक्सेबल है, जैसे टी, कॉफी, रबर दोनों करते हो आप, ग्रो भी करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो थोड़ा टैक्सेबल है, थोड़ा एग्जेम्प्ट है। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन निकालते समय ऐसा सब कुछ नहीं सोचना है, आपको अपना पूरा डेप्रिसिएशन ब्लॉक से माइनस करना है और डब्ल्यूडीवी निकालना है, ठीक है। और आखिरी चीज, 2020 के बाद आपको गुडविल पे डेप्रिसिएशन देना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और 2020 के पहले अगर आपने गुडविल परचेस किया था और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, तो उसका डब्ल्यूडीवी, आपको गुडविल का डब्ल्यूडीवी सेपरेटली आपको अपने इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक से माइनस करना पड़ेगा, सेपरेटली माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। नाउ पे अटेंशन प्लीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हमने डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन पढ़ा तो यहां पर देखो, आपने साफ साफ देखा होगा कि डब्ल्यूडीवी के डेफिनेशन में क्या लिखा है। डब्ल्यूडीवी के डेफिनेशन में क्या लिखा है, बोर्ड पे देखो सब लोग, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं फिर से। डब्ल्यूडीवी मींस व्हाट, डब्ल्यूडीवी मींस एक्चुअल कॉस्ट।
तो WDV की शुरुआत कहां से होती है? एक्चुअल कॉस्ट से होती है। तो सवाल ये उठेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? ठीक है सर, इसका मतलब बताओ हमको। तो अब हम लोग एक्चुअल कॉस्ट का मतलब समझेंगे। ठीक है, ये लंबा डेफिनेशन है, लंबा डिस्कशन है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बोलना है, आराम से सोचना। सेक्शन 43(1) में एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग दिया गया है। फिर से इसका डेफिनेशन 43(1) में दिया है। इसका मतलब ये पूरे इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यही डेफिनेशन अगर सेक्शन 2 में होता तो पूरे इनकम टैक्स में हम अप्लाई कर देते, लेकिन ये पूरे इनकम टैक्स में अप्लाई नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ यही अप्लाई होगा। ठीक है, ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है। सर क्या है डेफिनेशन? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस फोन, तो बोलने का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस फोन इज एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये कैसा डेफिनेशन है सर? घटिया। देखो लॉ वही बोलता है, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट। देखो कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस रिमोट, तो बोलने का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस रिमोट इज एक्चुअल कॉस्ट। ओके, ऐसा क्यों बोला है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए बोला है, गवर्नमेंट ऐसे भी बोल सकती थी एक्चुअल कॉस्ट मींस प्राइस ऑफ द एसेट, बोल सकती थी, लेकिन नहीं यूज किया है गवर्नमेंट ने, प्राइस वर्ड यूज नहीं किया है। गवर्नमेंट इज यूजिंग द वर्ड कॉस्ट। व्हाई सर? बिकॉज द वर्ड प्राइस इज बहुत नैरो, बहुत पतला वर्ड है वो, एज कंपेयर टू द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट बहुत बड़ा शब्द है, भारी शब्द है। कॉस्ट के अंदर वो सारी चीजें आएगी विच इज नेसेसरी टू पुट द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। ठीक है, आपके एसेट को वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए जो जो खर्चे है वो सब आप कॉस्ट में डाल दीजिए, सब कुछ। मिसाल के तौर पर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, कोई रनिंग कॉस्ट है, कोई टेस्टिंग कॉस्ट है, यहां तक कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल लोन ले रहे हो और असेट आपने यूज नहीं किया, तो जब तक यूज नहीं किया तब तक का इंटरेस्ट भी आप असेट में कैपिटलाइज कर सकते हो, जैसा आप अकाउंट्स में करते हो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर। करते हो कि नहीं करते हो? तो कॉस्ट वर्ड बहुत बड़ा है, इसको आप प्राइस से मत कंपेयर कीजिए। कोई मुझे पूछेगा ये टीवी लगा हुआ है आपके ऑफिस में, उसका क्या प्राइस है? मैं बोलूंगा 50,000 रुपया प्राइस है। कोई मुझसे पूछेगा उसका क्या कॉस्ट है, मैं बोलूंगा रुक जा भाई, 50,000 रुपया तो उसका प्राइस है, फिर उसको इंस्टॉल करने का अलग खर्चा, फिर उसका इलेक्ट्रिशियन का पीछे इलेक्ट्रिक वायर लगाने का अलग खर्चा, फिर उधर पीछे एक स्टैंड लगाने का अलग खर्चा, सब मिलाकर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज 55,000। 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ मेरा। तो द वर्ड कॉस्ट इज वेरी वाइड एज कंपेयर टू द वर्ड प्राइस। प्राइस के कंपैरिजन में कॉस्ट बहुत बड़ा और भारी शब्द है। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉस्ट को और प्राइस को दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। प्राइस एक नैरो टर्म है, कॉस्ट एक वाइडर टर्म है। तो कॉस्ट में वो सब कुछ डाल दो, सिंपल शब्दों में बोलना चाहता हूं, जो एक असेट को वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए जरूरी है वो सब कुछ कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से कुछ माइनस कर दो अगर किसी ने आपको कुछ मदद की है, as reduced by that portion which is made directly or indirectly by any person or authority। अगर आपको किसी ने कुछ मदद की है उतना पोर्शन आप क्या कर दो? माइनस कर दो। मिसाल के तौर पर मैंने एक मशीनरी खरीदी, उसको खरीदने के लिए मुझे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो माइनस कर दो, उतना माइनस कर दो। ठीक है, उतना आपके सब्सिडी में से क्या हो जाएगा? उतना आपके कॉस्ट में से वो सब्सिडी माइनस हो जाएगी। तो कॉस्ट में पहले सब कुछ डाल दो विच इज नेसेसरी टू पुट दी असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, और एक बार असेट आपका खरीद लिया उसके बाद देखो उसको खरीदने के लिए किसी ने मदद किया है तो वो माइनस करो, क्योंकि उतना पोर्शन तो आपने अपनी जेब से खर्चा ही नहीं किया है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन कैसे मांग सकते हो? आपको कोई हक नहीं है उस पर डेप्रिसिएशन मांगने का। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर डाल के रखिए कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो और आप चाहते हो कि उस पर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, तो उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा बाय 4 मोड्स। 4 मोड्स कौन से हैं सर? वो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज ही बोल देता हूं। अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। अकाउंट लिख लो आप चाहिए तो, 4 मोड्स के वहां पर लिख लो, यहां पर आगे जाकर आने वाला है वो, आपने सी एंटर में भी पढ़ा होगा ये, बट आगे आएगा वो, लेकिन अभी भी लिख लो, पहले लिख लो फिर बात करता हूं। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस और अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक, सेकंड अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जिसको आप ईसीएस बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और चौथा है आपका सच
अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट ने कुछ मोड प्रिस्क्राइब किए, इन सब पे बात करूंगा मैं, डोंट वरी। सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सुनो गौर से। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से भी कोई असेट खरीदने जाते हो और उसको पेमेंट करते हो एक दिन में 10,000 रुपए के ऊपर, से मैं मोबाइल फोन खरीदने चला गया, ठीक है, ये मोबाइल फोन खरीदने गया मैं और एक दिन में 10,000 रुपए के ऊपर किसी को पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो मुझे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने कैश में कर दिया, ठीक है, या कोई और मोड में कर दिया जो यहां लिखा नहीं है, उसको छोड़कर कोई और मोड से कर दिया, तो फिर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। चेक करो, इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। समझ आ रहा है क्या? ये सेम आपका सीए इंटर में था ना, 40A3 करके एक सेक्शन था, 10,000 रुपए के ऊपर पेमेंट करोगे तो अकाउंट पे ही चेक से देने का, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से देने का, ईसीएस से देने का, इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का, ये वही प्रोविजन है, लेकिन ये सिर्फ असेट के लिए बनाया है, वो खर्चे के लिए था, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंस के लिए, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक है। तो सर अगर मैंने एक दिन में 2 अलग लोगों से 8-8 हजार रुपए का असेट खरीदा तो चलेगा? तो चलेगा। एक बंदे को एक दिन में 10,000 से ज्यादा मत देना कैश में, ठीक है। तो सर मैंने एक बंदे को 7,000 कैश दिया, दूसरे को 8,000 दिया, तो चलेगा? 2 अलग बंदे को तो चलेगा। सर मैंने आज 7,000 कैश आपको दिया और कल वापस से मैंने 7,000 रुपया कैश आपको ही दिया, तो चलेगा? हाँ, 2 दिन में भी सेम बंदे को चलेगा। एक दिन और एक बंदा, ये दोनों साथ में आना चाहिए, तब डिसअलाउ होगा। एक दिन में एक बंदे को 10,000 के ऊपर कैश मत देना, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? चेक करो, नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उतना एक्सपेंडिचर आपके एसेट का पार्ट ही नहीं बनेगा, भूल जाओ। क्लियर है? अब यहां पर वही बातें लिखी गई है कि जब तक आपका, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इन द केस ऑफ चल्लापल्ली शुगर मिल्स लिमिटेड, जब तक आपका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता है, फैक्ट्री शुरू नहीं हो जाती है, तब तक आप इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या करोगे? असेट में कैपिटलाइज। और एक बार आपका असेट यूज होना शुरू हो गया, उसके बाद आप इंटरेस्ट को क्या करोगे? बताइए, पीएनएल में लेके जा सकते हो। तो जब तक असेट यूज नहीं होता है तब तक, प्री यूज पीरियड में जब तक यूज नहीं होता है तब तक जो भी ब्याज है, जो भी इंटरेस्ट है, उसके लिए लोन लिया है, उस असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है, तो वो इंटरेस्ट सब कुछ असेट में ऐड बैक करने का, जैसे जैसे आप अकाउंट्स में करते हो बोरोइंग कॉस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वैसा इधर भी करना है और कुछ नहीं, ठीक है। और एक बार असेट यूज हो गया, उसके बाद उसका जो भी खर्चा है वो आप क्या करो? वो आप पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल में लेके जाकर आप उसका पीजीबीपी के तौर पे एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एटलीस्ट। अब यहां पर आपको एक आईसीडीएस आ रहा है, आईसीडीएस 5, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का आईसीडीएस। ये वही बातें करता है जो आपका अकाउंट्स बोलता है। अगर कोई एडमिन या जनरल ओवरहेड का खर्चा है जो असेट से रिलेटेड नहीं है, असेट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको एक्चुअल कॉस्ट से एक्सक्लूड कर दो, उसको एक्चुअल कॉस्ट में मत लेना। कोई खर्चा है, उसका असेट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो खर्चा असेट में ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई खर्चा है जो स्पेसिफिकली असेट के लिए ही किया है, ठीक है, टू ब्रिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। आर यू क्लियर? कोई खर्चा है स्पेसिफिकली असेट के लिए किया है, मिसाल के तौर पर इंस्टॉलेशन का खर्चा असेट के लिए ही किया है, प्लांट एंड मशीनरी को फैक्ट्री में इंस्टॉल करना है, उसके लिए खर्चा किया है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? असेट में एड बैक करके उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? सिमिलरली कोई स्टार्टअप का खर्चा है, कमीशनिंग का खर्चा है, ये जो जनरली फैक्ट्री शुरू होने के पहले करते हो आप, टेस्ट रन का खर्चा है। स्टार्टअप कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? पूरा चेक करने का, सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए खर्चे होते हैं। वो जो खर्चा है वो फैक्ट्री को वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए, वो सब कैपिटलाइज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार असेट आपका वर्किंग कंडीशन से निकल गया, मतलब असेट पुट टू यूज हो गया, ठीक है, उसके बाद जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब आपका कहां चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस में चला जाएगा। प्रोडक्शन शुरू हो गया, सेल शुरू हो गया, ठीक है,
उसके बाद जो भी खर्चा है वो सब कुछ आप कहां लेके जाओ, पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल में जाकर आप उसका रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हो। आर यू क्लियर? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, ये आईसीडीएस पे कोई भी खर्चा अगर असेट के लिए कर रहे हो तो उसको असेट में ऐड बैक करो और उसका डेप्रिसिएशन लीजिए। अगर वो खर्चा असेट के लिए नहीं है तो फिर मत करो, उसको फिर ऐड बैक असेट में करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर एक आईसीडीएस है जो बात करता है कि आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कैसे करोगे, कब तक करते रहोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, जब तक असेट आप वर्किंग कंडीशन में नहीं डालते हो तब तक आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। ठीक है, एक बार असेट आपका वर्किंग कंडीशन में आ गया, पुट टू यूज हो गया, ठीक है, पुट टू यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट को असेट में ऐड नहीं करना है, बल्कि आप इंटरेस्ट को पीएनएल में लेकर जाकर उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्वालिफाइंग असेट का, कि जब तक असेट क्वालिफाइंग असेट है तब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। क्वालिफाइंग असेट का मतलब क्या होता है, वही अकाउंट्स में जो डेफिनेशन है वही यहां पर अप्लाई करना है। क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन याद दिलाता हूं आप सब लोगों को, जो एफआर में आप यूज करते हो। क्वालिफाइंग असेट मींस एन असेट which takes substantial period of time for it to be ready for its intended use। वो अपने इंटेंडेड यूज के लिए रेडी होने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, उसे बोला जाता है क्वालिफाइंग असेट। तो अब मैं कब तक इंटरेस्ट क्वालिफाइंग असेट में कैपिटलाइज करता रहूंगा, कब तक करता रहूंगा, दूसरा सवाल कितना करूंगा, वो सब के बारे में इस आईसीडीएस में बोला गया है। चलो देखते। सबसे पहले यहां पर बोला गया है, इफ फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग असेट। देखो, बैलेंस शीट में दो किस्म के लोन हो सकते हैं। पहला लोन स्पेसिफिकली मैंने इसी क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया है, तो फिर तो आग बंद करो और उसका जो भी असेट है, जो भी इंटरेस्ट है, वो पूरा आप क्या कर दो, कैपिटलाइज करो, चेक करो। Then the actual borrowing cost incurred during the period for which the funds are borrowed for that asset must be capitalized। आंख बंद करके पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दो। अगर फंड स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया है, तुमको पता है ये लोन इसी के लिए लिया गया है। बैंक के पास जब लोन लेने गए थे तो बैंक को बोला था इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए लोन चाहिए, तो बैंक ने आपको लोन दिया, आप वो इंटरेस्ट असेट में कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब यहां पर जनरल फंड्स होंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जनरल लोन है। अब जब जनरल लोन होगा ना लायबिलिटी साइड पे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये तुम्हारी लायबिलिटी साइड है छोटी सी, यहां पर एक जनरल लोन है 10 लाख रुपए का। अब इसका थोड़ा पैसा क्वालिफाइंग असेट में गया होगा, थोड़ा पैसा बैंक में होगा, थोड़ा कैश में होगा, थोड़ा अदर असेट में होगा, राइट। तो अब ये जनरल लोन है ना, आपको नहीं पता इसका पैसा किधर कितना गया, तो ये जनरल लोन का इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया है। देखो, तो पहले चेक करने का लोन कैसा है, स्पेसिफिकली अगर क्वालिफाइंग असेट के लिए तो आंख बंद करके ऐड बैक करो, और अगर ये जनरल लोन है तो फिर आपको ये फॉर्मूले के जितना ऐड बैक करना पड़ेगा, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। नाउ व्हाट इज ए क्या है, ए क्या है, ए जितना भी आपका जनरल लोन का इंटरेस्ट है, चेक करो, वो है बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेबल टू स्पेस। ये वाला छोड़कर जो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट है वो आपको लेना है। ठीक है, वो ए में आ जाएगा। ठीक है, वो आपका ए हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बी। बी में 3 पॉसिबिलिटीज दी है केस टू केस बेसिस पर। अगर आपका जो क्वालिफाइंग असेट है वो फर्स्ट डे पर भी था, मतलब 1 अप्रैल पर भी था क्वालिफाइंग, और लास्ट मार्च 31 मार्च को भी था क्वालिफाइंग, 1 अप्रैल को भी क्वालिफाइंग असेट था, 31 मार्च को भी क्वालिफाइंग असेट था, तो उसका एवरेज ले लो, एवरेज। तो अगर शुरुआत में भी क्वालिफाइंग था, एंड में भी क्वालिफाइंग, कंप्लीट ही नहीं हुआ पूरे साल में, शुरुआत में भी इनकम्प्लीट था, एंड में भी इनकम्प्लीट था, रेडी नहीं हुआ, तो शुरुआत और एंड का जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लो, वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नाउ व्हाट इज सी, सी क्या है, देखो सी क्या है, सी के अंदर आपको बैलेंस शीट के टोटल का एवरेज लेना है फर्स्ट डे और लास्ट डे पर। ठीक है, तो बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, हाँ, ये आपका जनरल लोन है 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल है 40 लाख रुपए, और ये आपका क्वालिफाइंग असेट है, शुरुआत में 12 लाख रुपए था, एंड में 14 लाख रुपए था, तो इसका एवरेज लो, इसका इंटरेस्ट लो डिवाइडेड बाय
टोटल असेट का एवरेज ले लो। आर यू क्लियर? बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है कि जितना भी इंटरेस्ट है वो आपका ए हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी क्वालिफाइंग असेट का एवरेज है वो आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय जितना भी टोटल असेट का एवरेज है वो आपका डिनोमिनेटर। आई होप इट इज क्लियर। वेरी लॉजिकल फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 तो तब एप्लीकेबल है ना सर जब पहले और लास्ट दिन दोनों दिन पर क्वालिफाइंग असेट है। हाँ, शुरुआत में भी था, एंड में भी था, कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। अच्छा, दो और भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकती। इन केस क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पर नहीं था वो, मतलब वो जून से चालू हुआ, जून से चालू हुआ तो फर्स्ट डे पर कैसे होएगा? जून से चालू हुआ, जून से चालू हुआ, मार्च तक चला, ठीक है? या बोथ, दोनों दिन नहीं था, फर्स्ट डे पर भी नहीं था, लास्ट डे पर भी नहीं था। इन केस द क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन फर्स्ट और बोथ, फर्स्ट डे पर भी नहीं था, लास्ट डे पर भी नहीं था, तो क्या लेने का? उसका हाफ ले लेने का। सिंपल रूल है, चेक करो, क्वालिफाइंग असेट का हाफ। तो ये केस में कब आओगे? जब जून से शुरू हुआ से और दिसंबर में खत्म हो गया तुम्हारा क्वालिफाइंग असेट, ठीक है? जून से शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हो गया, तो दिसंबर में जो भी उसका वैल्यू होगा उसका हाफ ले लो, वही तुम्हारा पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी क्या है? इन केस क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट डे, लास्ट डे पर अपीयर नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे पर अपीयर हो रहा था। अच्छा, ये पहले वाले पॉइंट में दोनों टाइम पे था वो, दूसरे वाले पॉइंट पे फर्स्ट डे पर नहीं था, तीसरे वाले पॉइंट पे लास्ट डे पर नहीं है, मतलब फर्स्ट डे पर है, मतलब वो अप्रैल में तो था लेकिन दिसंबर में वो क्वालिफाइंग असेट कंप्लीट हो गया। तो अप्रैल की वैल्यू और दिसंबर की वैल्यू का एवरेज ले लेने का, ठीक है? चेक करो, तो अप्रैल की देखो तीनों पॉसिबिलिटी कवर हो गई। पहले पॉइंट में फर्स्ट डे पर भी था, लास्ट डे पर भी था, दूसरे पॉइंट में फर्स्ट डे पर नहीं था, लास्ट डे पर था, तीसरे पॉइंट में फर्स्ट डे पर था और लास्ट डे पर नहीं था। तो इन ऑल द थ्री केसेस यू हैव टू टेक नथिंग बट हाफ ओनली, एवरेज ही लेना है उसका, और क्या। पहले वाले केस में एवरेज लेना है, लास्ट वाले केस में एवरेज लेना है, सेकंड वाले केस में उसका हाफ ले लेना है। ये आपका बी बन जाएगा। कभी आया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में इतना ज्यादा फोकस इस पे करना मत, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे अपना खुद का। तुम ये सब के बाद में एंड में बुलाए, एक बार असेट क्वालिफाइंग असेट के बाहर आ गया, उसके बाद उसको आप क्या करो, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे पीजीबीपी एक्सपेंस क्लेम कर लेना, चेक कर लो, ठीक है? तो एक बार आपका क्वालिफाइंग असेट रेडी हो गया फॉर इट्स यूज कर सकते हो भी आप अपने बिजनेस के अंदर, तो फिर वो क्वालिफाइंग नहीं रहा, और अगर वो क्वालिफाइंग नहीं रहा तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आप क्या करोगे, वो आप क्लेम करोगे एज व्हाट, एज अ पीजीबीपी एक्सपेंस। चेक कर लो प्लीज। अब यहां पर आपका एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं होता है। क्यों सर, ऐसा क्या है इसके अंदर? और अब इसके नीचे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस डाल के रखे। देखो, एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, दिख रहा है आपको? ये कुछ स्पेशल केसेस में आपको एक्चुअल कॉस्ट समझना पड़ेगा। अभी स्पेशल केसेस मींस यहां पर आपका नॉर्मल डेफिनेशन काम नहीं कर सकता है। नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड। ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन यहां काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पर आपको ये स्पेशल डेप्रीसिएशन के क्लॉजेस ही एप्लीकेबल करवाने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्या है स्पेशल डेप्रीसिएशन के अंदर, मैं बताता हूं आपको। ये सारे जो एक्सप्लेनेशंस आए ना, जो हम लोग पढ़ने वाले अभी, ये मेजरली 3 कारण से आए हैं। या तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने आ रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, या तो आपको कोई रिलीफ देने आ रहे, रिलीफ देने आ रहे, या तो आपकी टैक्स की चोरी को रोकने आ रहे। ये 3 कारणों से ये सारे एक्सप्लेनेशंस गवर्नमेंट ने डाले। या तो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था इसलिए सरकार आई, एक्सप्लेनेशन डाली, या तो सरकार अपनी तरफ से आपको रिलीफ देना चाहती है। आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, अच्छा काम कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो, बिजनेस करना अच्छी बात है, बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है, चलो उसके लिए हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। तीसरा, चोरी कर रहे हो टैक्स की, तो उसको रोकने के लिए आए। अब ये सारे एक्सप्लेनेशंस में एक एक करके पढ़ूंगा, कुछ मैं होल्ड पे रखूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ अलग प्रोविजन पे डिपेंडेंट भी है। जैसे ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन देखो, साइंटिफिक रिसर्च पे डिपेंडेंट है, तो जब हम सेक्शन 35 पढ़ेंगे तब आगे जाकर करेंगे। दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन देखो, आपने सीए इंटर में किया होगा, एसआईटी अगर आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन्स कैसे लगता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें की गई है। तो ये 2 एक्सप्लेनेशन फिलहाल होल्ड पे रखूंगा, जब भी सही समय आएगा इस पे जरूर बात करूंगा। तुम भूल जाओगे, मुझे नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे याद रहेगा, डोंट वरी।
ठीक है, तुमको मार्क करके रख देना है तो रख दो, चाहिए तो रख दो कि सर ने ये हमको नहीं पढ़ाया था, तो मैं जरूर बोलूंगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, ठीक है। ये बात अगर आप नहीं जानोगे तो तब तक आप इन सारे एक्सप्लेनेशंस में गड़बड़ कर दोगे। वो बात ये है कि पे अटेंशन, इनकम टैक्स के अंदर बहुत अजीब सिस्टम है कि मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 23-24, ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मान लो मैंने 15 अप्रैल 2023 को मैंने एक फर्नीचर खरीदा, 1 क्वांटिटी 1 लाख, ओके, और उसको यूज करना शुरू कर दिया। और मान लो कि ये 15 फरवरी 2024 को मैंने इसको सेल कर दिया। इसको सेल कर दिया मैंने, कितने में भी सेल किया, से 80,000 में बेच दिया। तो देखो, अगर गौर से देखो तो मैंने 10 महीने लगभग इसको यूज किया है, ठीक है। फिर भी इनकम टैक्स बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही जालिम है, इस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? लॉजिक इज वेरी सिंपल कि आपका असेट 31 मार्च 2024 को ब्लॉक में होना चाहिए, तब डेप्रिसिएशन मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि इनकम टैक्स में ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाले नहीं देते हैं। जिस साल में असेट बेचा उस साल में डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, अकाउंट्स में मिल जाता है आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, बट इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता है। इनकम टैक्स ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। आर यू क्लियर? तो इस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। तो इन द ईयर ऑफ सेल यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल अंडर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आ जाओ अपने प्रोविजन पे, ठीक है। पहला प्रोविजन क्या बोलता है? स्पेशल केसेस है एक्चुअल कॉस्ट के। ये स्पेशल केसेस में आप एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे? सबसे पहला केस, एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, 1 और 2 हमने होल्ड पे रखा है, इस पे हम लोग आएंगे बाद में, डोंट वरी। एक्सप्लेनेशन 2, स्पेशल केस, असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, सॉरी गिफ्ट और इनहेरिटेंस। मुझे असेट किसी से तोहफे में मिला या इनहेरिटेंस में मिला, मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? देखो, कायदे से देखो, लॉजिक से देखो तो जीरो। फ्री में मिला ना तो जीरो ही होगा ना एक्चुअल कॉस्ट, और क्या होगा? यू हैव नॉट पेड एनीथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर असेट, करेक्ट? तो जब आपने उसके लिए कुछ पे ही नहीं किया है तो आपका एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? लेकिन गवर्नमेंट अपना दिल बड़ा कर रही है, आपको रिलीफ दे रही है। जाओ, आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, सामने वाला जो ओनर था उसका जो कॉस्ट था माइनस उसने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया, वो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट। इन शॉर्ट, आपको हम एक्चुअल कॉस्ट क्या दे रहे हैं? सामने प्रीवियस ओनर की, लिखो प्रीवियस ओनर की डब्ल्यूडीवी आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, इज इट क्लियर? और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कंप्यूटर खरीदा था, कितने का? 1 लाख रुपए का। उसने 1 साल कंप्यूटर यूज किया तो उसने 40% डेप्रिसिएशन क्लेम किया, 60,000 रुपीज का उसका डब्ल्यूडीवी है, दूसरे साल में उसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? 60,000 रुपीज। दैट 60,000 रुपीज विल बिकम व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट इन माय हैंड्स। इज इट क्लियर? जो रियलिटी अगर देखता, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो क्या मिलता? ठेंगा मिलता, 0 रुपीज। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट क्या है? गिफ्ट में क्या एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है भाई? 0 ही होगा ना, और क्या होगा, राइट? हाँ, अब देखो ये पॉइंट क्यों लाया सरकार ने? रिलीफ के लिए। अब अगला वाला पॉइंट देखो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यहां पर मिस्टर ए है, ये बिजनेस करता है, और यहां पर मिस्टर बी है, ये भी बिजनेस करता है, और ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अब देखो मैं क्या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास एक पुराना फर्नीचर है, उसकी डब्ल्यूडीवी है 1 लाख रुपए, ठीक है। पुराना फर्नीचर है, उसकी डब्ल्यूडीवी 1 लाख। अब वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, मैं इसको सेल कर रहा हूं, जानबूझ के 10 लाख रुपए में सेल कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपए, वेरी हाई।
वेरी हाई सेलिंग प्राइस, बहुत महंगे में बेच रहा हूं, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपको भी तो कैपिटल गेन्स लग जाएगा। हाँ मुझे भी लगेगा। सेलिंग प्राइस 10 लाख माइनस WDV, मेरे को 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा और 9 लाख रुपए पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, ठीक है। ये आपने सीए इंटर में भी किया होगा। तो सर आपको भी तो कैपिटल गेन्स लगेगा। अरे मेरे पास बेटा, मेरे पास ना पुराना, मेरे पास ओल्ड कैपिटल गेन के लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे पास 15 लाख रुपए का लॉस है, मैं वो लॉस इससे सेट ऑफ कर लूंगा। क्या कर लूंगा? सेट ऑफ कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे को कोई टैक्स वैक्स नहीं आने वाला है, तो चिंता मत कर, ठीक है। मेरा लॉस वैसे भी क्या होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक घटिया सा पुराना सा सुराना सा एकदम पुराना 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 घटिया सा सेट, मैं 1 लाख रुपए की भी उसकी वैल्यू नहीं है आज की तारीख में, 10 लाख में बेच रहा हूं, ठीक है। मुझे अपनी तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि मुझे अगर गेन आता है तो मेरे पास लॉस पड़ा हुआ है, इससे सेट ऑफ कर लूंगा। फायदा मेरे दोस्त को हो जाएगा। मेरे दोस्त को क्या फायदा होगा? मेरे दोस्त को यह फायदा हो जाएगा कि उसको 10 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर उसको 10 लाख रुपए का एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा तो उसका डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा, उसका डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा तो उसका प्रॉफिट घट जाएगा, उसका प्रॉफिट घट जाएगा तो उसका टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है हम पागल नहीं बैठे था, ठीक है। मिस्टर बी सुन, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि तूने बहुत महंगे में खरीदा है, ठीक है, तो फिर वो तेरा वैल्यू निकालेगा असेट का। 10 लाख नहीं होगा तेरा वैल्यू, वो निकालेगा जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेकर। किससे अप्रूवल लेकर? जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेकर वो तेरे असेट की वैल्यू निकालेगा। और सपोज उसको वैल्यू लगता है कि इसकी वैल्यू 2 लाख है, तो फिर वो 2 लाख लेगा, ठीक है। 10 लाख के हिसाब से आपको डेप्रीसिएशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन कहां पर डाला है गवर्नमेंट ने? एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 43(1). ऐसे लॉजिक से पढ़ना हर प्रोविजन। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो क्या हुआ, यू हैव टू लर्न विथ लॉजिक, अदरवाइज यू विल नॉट अप्रिशिएट। एग्जाम के दिन आपको चीजें क्लिक नहीं होगी अदरवाइज, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर बी के हाथ में गवर्नमेंट क्या बैंड बजाएगी? उसने असेट 10 लाख में खरीदा, गवर्नमेंट बोलती है मानते ही नहीं हम 10 लाख, झूठ बोलता है तू, ठीक है। तो जानबूझ के महंगे में खरीद रहा है अपने दोस्त से, और फिर बाद में अंडर द टेबल उसको कैश दे देता है। ये महंगे में खरीद लेता है उससे, फिर बाद में अंडर द टेबल उसको कैश दे दिया, है ना। मिस्टर ए भी तो क्यों महंगे में बेचेगा भाई, ठीक है कि नहीं? यस। तो वो अंडर द टेबल उसको कैश दे दिया, और यहां पर आप अपना हायर वैल्यू दिखाकर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। बोलता है एओ मैं निकालूंगा, जॉइंट कमिश्नर से जाकर तेरी कंप्लेंट करूंगा, जॉइंट कमिश्नर से कंप्लेंट करूंगा, तेरी वैल्यू घटा दूंगा। तो ये पावर है ऑफिसर के पास। इसको, इसका फोटो लीजिए आप लोग, चाहिए तो लॉजिक समझने के लिए। फिर एक्सप्लेनेशन 3 पढ़िए, एक्सप्लेनेशन 3 पढ़िए सब लोग। पहले इसका फोटो लीजिए, पॉज कर लो, फोटो ले लो। ये पढ़ो, असेट एक्वायर्ड एट हायर प्राइस। क्या हम हायर प्राइस पे असेट खरीद रहे हैं? हाँ। फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन विद ए व्यू टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन एनहांस कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं। एंड रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी घटाना चाहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द एओ विद प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ओके, जॉइंट कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल लेंगे और हम आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या करेंगे, निकालेंगे, तुम्हारी बैंड बजाएंगे। तो कौन निकालेगा? एओ निकालेगा। कैसे निकालेगा? खुद से निकाल लेगा? नहीं 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 नहीं, वो जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेगा और निकालेगा, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब अगले एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हर एक एक्सप्लेनेशन पे मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा, डायरेक्टली पढ़ के नहीं समझा पाऊंगा। अगला एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। मान लो ये प्रीवियस ईयर 15-16 चल रहा है, ठीक है बेटा। मैं मिस्टर ए हूं और मैंने एक असेट खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। सपोज ये फर्नीचर है। उसके बाद मैंने 2 साल यूज किया, 15-16 यूज किया, 16-17 यूज किया, और फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मैंने इसको सेल कर दिया।
मिस्टर बी को बेच दिया, ठीक है। जब बेचा तब WDV कितनी थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV 81,000 थी, ठीक है। क्योंकि 2 साल के बाद पहले साल का 10,000 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का 9,000 डेप्रिसिएशन, तो 2 साल के बाद मेरी WDV कितनी हो गई, 81,000। अब उसके बाद मैंने ये बेचा किसको, ये मिस्टर बी को बेच दिया। अब मिस्टर बी ने 2-3 साल बाद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920 में मिस्टर सी को सेल कर दिया, ठीक है। और फिर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने रीपरचेस कर लिया, रीपरचेस एट रुपीज वॉट, यही सेम असेट मैंने 2 लाख में खरीद लिया। तो तुम क्या गवर्नमेंट को क्या पागल वागल समझते हो? हाँ, असासी को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। गवर्नमेंट को पागल वागल समझते हो कि एक असेट जो लाख रुपए में आपने खरीदा था, वही आप पहले अपने एक दोस्त को बेचते हो, फिर वो दोस्त किसी और दोस्त को बेचता है, और फिर वो दोस्त से वापस परचेस कर लेते हो महंगे में, हाँ, ताकि आपको क्या मिल जाए उसके ऊपर, बताइए, 2 लाख रुपए पर डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल कॉस्ट विल बी लोअर ऑफ पॉइंट नंबर 1, WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। ओरिजिनल ट्रांसफर जब हुआ था तब WDV क्या थी, 81,000, कंपेयर विथ रीपरचेस प्राइस। जब रीपरचेस प्राइस किया तब कितने में खरीदा, 2 लाख। विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्चुअल कॉस्ट, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा। तो अगर आप ऐसा एक सर्कल बनाते हो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने वापस ए को बेचा, तो जब अपना ही असेट आप वापस खरीदते हो, अपना ही बेचा हुआ असेट वापस खरीद लिया, तो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट विल बी WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। जब आपने बेचा था किसी को तब क्या WDV थी, कंपेयर विद जब आपने रीपरचेस किया तब क्या कॉस्ट है, कितने में खरीदा। विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज योर एक्सप्लेनेशन 4, बोलता है दैट विल बी अलाउड एज योर एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्सप्लेनेशन 4 आपको बताता है, ठीक है। इसका फोटो ले लो सब लोग जल्दी से, फिर मैं पढ़ाता हूं एक्सप्लेनेशन 4। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 4 पढ़िए। Asset once belonged to assessee, which was used by him for business and is transferred and reacquired by him. पहले ट्रांसफर किया, फिर वापस खरीद लिया, पहले बेचा फिर वापस खरीद लिया, क्या टाइम पास चल रहा है। तो WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, जब पहली बार बेचा उसको कंपेयर करने का, और द प्राइस पेड फॉर रीअक्वायरिंग द असेट, जब आपने प्राइस पे किया वापस खरीदने के लिए, विच एवर इज लोअर विल बिकम योर एक्चुअल कॉस्ट। चेक कर लीजिए प्लीज सब लोग, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अगला एक्सप्लेनेशन, हर एक एक्सप्लेनेशन, ये पहले 3-4 एक्सप्लेनेशन थोड़े ट्रिकी है, इन सब पे मुझे एग्जांपल देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 4 है, देखो एक्सप्लेनेशन 4 क्या है सर, पे अटेंशन प्लीज। यहां पर मिस्टर ए है, यहां पर मिस्टर बी है। अब इसने एक असेट खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ठीक है, और उसकी WDV कितनी है, 81,000, ठीक है। अब उसने क्या किया, बाद में ये असेट इसको सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया। अब इसने भी क्या किया, ये परचेस कर लिया 5 लाख रुपए में, ठीक है, 5 लाख में खरीद लिया, ये सोच के कि भाई इसको 5 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठेंगा मिलेगा इसको, ठीक है। इसने 5 लाख में उससे ये असेट खरीद के इसको वापस से लीज बैक कर दिया, मतलब तुम्हारा असेट तुमसे ही खरीद के तुमको वापस लीज पे दे दूंगा, ठीक है, मतलब तुमको वापस किराए पे दे दूंगा। तो ऐसे केस में मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप किसी से किसी का असेट खरीदते हो फिर उसको ही वापस से लीज पे दे देते हो, तो ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगा, उसकी WDV आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो WDV थी ऑन ट्रांसफर
वो आपके लिए क्या बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट, और इस पे आप चुपचाप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, निकलो, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन ये क्यों कर रहा है, जानबूझकर ओवरऑल डेप्रिसिएशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बी क्या सोच रहा है, यार मेरे को तो 81,000 पे डेप्रिसिएशन मिल रहा है यार, मैं अपने एक दोस्त को पकड़ता हूं, उसको महंगे में बेच देता हूं और उसको बोलता हूं तू डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना और फिर बाद में मेरे को क्या कर देना, मेरे को लीज बैक कर देना तू, ठीक है। मेरे को मेरा असेट वापस मिल जाएगा, तेरे को डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, मैं अपना असेट यूज करते रहूंगा आराम आराम से। नहीं चलेगा। ये एक्चुअल कॉस्ट आपके हाथ में, उसकी जो WDV है वही आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा, ठीक है। इसका फोटो ले लो, फिर मैं पढ़ाता हूं प्रोविजन। ठीक है, अब सुनो। asset acquired by an assessee, yes, asset is acquired by an assessee from another person, yes, सामने वाले से मैंने asset खरीदा। who had claimed depreciation, yes, सामने वाला उस पर depreciation claim करना है। and the asset is leased back to such other person, yes, खरीदने के बाद मैंने lease back कर दिया, ठीक है। तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, WDV ऑफ द ट्रांसफरर, सामने वाले की जो WDV थी वही आपके हाथ में क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट, चेक कर लो। सामने वाले की WDV आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट, चेक कर लो। तो सब लोग लेक्चर पॉज करो, अभी ये चारों एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार एक्सप्लेनेशन किन चीजों पे बात करते हैं, पहला, गिफ्ट मिलेगा तो आपके हाथ में कॉस्ट क्या होगा, देने वाले के हाथ में जो WDV होगा वो आपका कॉस्ट, ठीक है। आपने किसी को महंगे में बेचा तो सामने वाले के हाथ में कॉस्ट क्या होगा, एओ डिटरमाइन करेगा जॉइंट कमिश्नर से पूछ के। आपने किसी को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा, उससे आप रीपरचेस करते हो, तो WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल परचेस और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर, और चौथा वाला जो अभी पड़ा, ठीक है। अब इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है बहुत आसान है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या बात करता है, सुनो। एक्सप्लेनेशन 5 असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहले, अगर आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा, अगर ये आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते थे, मिसाल के तौर पर ये फोन है मेरा, ये मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर इसको बिजनेस में लाता हूं तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। या मेरा पर्सनल एसी है, इसको मैं जाकर ऑफिस में लगा देता हूं तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। या मेरी पर्सनल कार है, उसको मैं ऑफिस में जाकर यूज करने लग जाता हूं, बिजनेस के लिए यूज करता हूं। इन शॉर्ट, आप अपनी पर्सनल असेट्स को बिजनेस असेट बना रहे हो, करते हैं ना लोग, क्यों नहीं करते। पर्सनल लैपटॉप है, उसको बिजनेस में लेकर आ गए, पर्सनल कार है, उसको बिजनेस में लेकर आ गए, पर्सनल से कंप्यूटर है, उसको बिजनेस में लेकर आ गए, पर्सनल फोन है, उसको बिजनेस में लेकर आ गए, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो लॉ बोलता है उसका एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट ओनली, उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर 3-4 साल पहले खरीदा है तो भी, सर 4 साल पहले खरीदा था कंप्यूटर 50,000 रुपए में, आज अगर मैंने उसको पर्सनल से बिजनेस में लाया तो एक्चुअल कॉस्ट 50,000 ही रहेगा, यस 50,000 ही रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ब्यूटी है इस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट बोलती है कौन झिक करेगा छोटी छोटी बातों पे। आपने 4 साल पहले कंप्यूटर 50,000 में खरीदा था, तो क्या करें फिर हम उसके लिए, क्या हम उसकी मार्केट वैल्यू निकालते बैठे अभी आज की तारीख में, कुछ काम नहीं है हमको और तुमको भी दूसरा। वैसे ही लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मगजमारी कौन करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है जाने दो यार, छोड़ो, प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सब छोटे असेट्स है, इन छोटे असेट्स पे ज्यादा समय मत बर्बाद करो। पहले आप पर्सनली यूज करते थे, हाँ, अभी आप बिजनेस में यूज करते हो, हाँ, उसका एक्चुअल कॉस्ट लेकर खत्म करो, चलो बढ़िया है। अब रही बात प्लांट मशीनरी फर्नीचर की, हो गई। बिल्डिंग के लिए क्या करोगे, मान लो आपका एक घर था, पहले आप उसमें रहते थे, अब उसको आपने बिजनेस का ऑफिस बना दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है बिल्डिंग बहुत महंगी महंगी असेट है भाई, ये महंगा चीज है, उसमें एक्चुअल कॉस्ट विल नॉट रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। तो मैंने बोला फिर क्या होएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है उसमें आपका जो भी कॉस्ट होगा, उसमें आपको इतने सालों का, जितने साल आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, उसका डेप्रीसिएशन आपको नोशनली माइनस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, आपने फाइनेंशियल ईयर 15-16 में एक घर खरीदा 100 लाख में, ठीक है।
आप उसमें रह रहे थे तो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 करंट ईयर में आपने उसको ऑफिस बना दिया, तो 15-16 से लेकर 22-23 तक, ठीक है, पिछले साल तक जितना भी डेप्रीसिएशन है माइनस करो, जो अमाउंट बच जाएगा, ठीक है, वो आपका बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। चेक करो, वो बोला इधर। तो बिल्डिंग में गवर्नमेंट बोलती है हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, बिल्डिंग बहुत महंगी चीज है, उसको अगर आप पर्सनल पर्पस से बिजनेस पर्पस में कन्वर्ट करते हो तो आपका एक्चुअल कॉस्ट माइनस जितने भी इतने सालों का आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, उतने सालों का जो भी नोशनल डेप्रीसिएशन होगा, जो भी रेट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको माइनस करते जाओ और आप आज की WDV उसकी निकालिए। ठीक है सर, रेट कौन सा लेना है? रेट करंट ईयर का ही ले लो आप, बस जो करंट ईयर में रेट है वो ले लो। अभी पीछे जाकर कौन चेक करते बैठेगा? गवर्नमेंट बोलती है कि 15-16 में कितना रेट था, 16-17 में कितना था, 17-18 में कितना था, 18-19, इतना मगजमारी मत करो, सिंप्लीफाई करो। करंट ईयर में रेट क्या है बिल्डिंग का? 10% लेके खत्म करो। आर यू क्लियर? बोलिए प्लीज। आई होप इट इज क्लियर। चेक करो प्लीज। अब बीच में कुछ एक्सप्लेनेशंस गायब है, एक्सप्लेनेशन 6-7 वो आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, कल के लेक्चर में आ जाएंगे वो, डोंट वरी, इसी चैप्टर में आएंगे। 7 तो आ जाएगा, 6 बाद में आएगा। नेक्स्ट वाला एक क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन है, असेट अक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड्स। लोन लिया, असेट खरीदा, लोन लिया, असेट खरीदा, तो एक बार असेट पुट टू यूज हो गया, चेक करो, असेट पुट टू यूज हो गया, उसके बाद उसका इंटरेस्ट आप असेट में ऐड नहीं करोगे। आर यू क्लियर? लोन लिया, असेट खरीदा, लोन लिया, असेट खरीदा, तो लोन लेकर अगर असेट खरीदते हो तो एक बार उसका असेट पुट टू यूज हो गया, असेट यूज होना शुरू हो गया, यूज होना शुरू हो गया, उसके बाद उसका जो भी ब्याज है वो असेट में ऐड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चेक करो प्लीज, एक्सप्लेनेशन 8, एक्सप्लेनेशन 8, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देख लिया है एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ते समय। जब तक असेट यूज नहीं करते हो तब तक क्या करोगे? उसके लोन का इंटरेस्ट क्या करोगे? असेट में ऐड बैक करोगे। एक बार असेट यूज होना शुरू हो गया उसके बाद पीएनएल में लेके जाओ, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 9 जो है वो आपका जीएसटी से लेना देना है। मान लो मैंने एक फोन खरीदा, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का, उस पर मैंने जीएसटी दिया 20,000 रुपए का, तो मेरा फोन कितना हो गया? 1,70,000। अब मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या है? लॉ बोलता है अगर इस पे जीएसटी क्रेडिट क्लेम किया है तो फिर एक्चुअल कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा 1.5 लाख। समझ आया? क्योंकि ऑलरेडी आपने इस 20,000 का जीएसटी में क्रेडिट क्लेम कर लिया है। तो अगर जीएसटी क्लेम कर लिया है तो फिर आप कॉस्ट 1,70,000 नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर जीएसटी क्रेडिट नहीं क्लेम किया है तो सर, तो क्या होएगा सर? मिसाल के तौर पर अगर ये जीएसटी क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, ठीक है, क्लेम किया है तो फिर ये लेना पड़ेगा, नहीं क्लेम किया है तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? 1,70,000। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो लो। जीएसटी क्रेडिट क्लेम करना ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ऑलवेज। अगर जीएसटी क्रेडिट मिलता है तो ले लो भाई, कोई कोई एसेट पे नहीं मिलता है, जैसे गाड़ियां वाड़ियां ये सब खरीदोगे तो नहीं मिलता है, बराबर के नहीं? यस, यस और नो? अब अगर नहीं मिलता है तो मत लो, अगर मिलता है तो ले लो, और क्या। अब मिलता है तो अच्छी बात है, लेना चाहिए, नहीं मिलता है तो जाने दो फिर, ठीक है। चेक करो एक्सप्लेनेशन 9, ये वही बातें करता है जो मैंने अभी आपको बताया। इज इट क्लियर? अब दो और एक्सप्लेनेशन है वो बोलता हूं मैं एक एक करके, फिर हमारे एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 10,
ये क्या बोलता है, अगर कोई असेट खरीदने में आपको किसी ने मदद की है, लाइक सब्सिडी के तौर पे, ग्रांट के तौर पे, रीइंबर्समेंट के तौर पे, तो फिर आपको वो रिड्यूस करना है एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, किसी ने भी अगर कोई मदद की है असेट खरीदने में, सब्सिडी, ग्रांट या रीइंबर्समेंट के तौर पे, तो कॉस्ट से माइनस करो। ठीक है, उतना एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी सिंपल टू एवरीबडी। अच्छा, अगर किसी ने आपको बोला है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है 120 करोड़ का, उसमें आप बहुत सारे एसेट्स खरीदने वाले हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने वाले हो 50 करोड़ की, बिल्डिंग खरीदने वाले हो 40 करोड़ की, और आप फर्नीचर खरीदने वाले हो 30 करोड़ का। ठीक है, इस तरीके से आपका 120 करोड़ का प्रोजेक्ट यूज होने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको 20% फाइनेंस कर देंगे। ठीक है, क्या 20% हम आपको सब्सिडी के तौर पे दे देंगे, ग्रांट के तौर पे दे देंगे, या रीइंबर्स करवा देंगे, आप खर्चा करो बाद में हम आपको दे देंगे। कोई भी बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है, कोई एनजीओ बोलता है। ठीक है, तो फिर मैं कैसे निकालू 20%? तो गवर्नमेंट बोलती है फिर प्रोपोर्शनेटली सब में से 20% माइनस करने का। ठीक है, चेक करो। इफ एन असेट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल, if the subsidy is not directly relatable, then reduce proportionately from the actual cost of the assets with reference to which the subsidy has been granted. तो सब में से थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, माइनस करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिए जल्दी, जो जो सुन रहा है लेक्चर मेरा। ठीक है, सुनना है मेरे को तुम लोगों की आवाज। तो फिर आपको उसमें से प्रोपोर्शनेटली माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके। क्लियर? अगर सब्सिडी, गवर्नमेंट बोलती है ये मशीनरी है, इसको खरीदने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा हूं, तो फिर डायरेक्ट माइनस करो, क्योंकि ये डायरेक्ट असेट के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ये बहुत सारी असेट्स है, उसके लिए हम लोग आपको 20% फाइनेंस कर देंगे, 20% सब्सिडी दे देंगे, ग्रांट दे देंगे, रीइंबर्समेंट देंगे, तो फिर 20% माइनस करो सब में से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और एक आखिरी एक्सप्लेनेशन जो आज के लिए बोल रहा हूं, शुरुआत में थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स रख रहा हूं ताकि आप पहले सब्जेक्ट से यूज टू हो जाओ, फिर मैं आगे जाकर बड़े बड़े लेक्चर भी रखूंगा 3-3 घंटे वाले। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सब्जेक्ट से पहले यूज टू हो जाओ, थोड़ा यूज टू हो जाओ, नई चीजें आपके लिए। ठीक है, आप सब पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहे हो हर चीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और बाहर से असेट इंडिया में लाए, क्या करने के लिए लाए भाई? बिजनेस करने के लिए लाए भाई। मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं यूएस में था, वहां से मैं असेट्स इंडिया में ला रहा हूं बिजनेस करने के लिए, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यूएस में था, मैं नॉन रेसिडेंट था, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था वहां पर 1 लाख रुपए का, कभी खरीदा था 15-16 में। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं इंडिया आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हो? बिजनेस करने। अब बिजनेस करने आ रहे हो तो ये असेट आप लेकर आ रहे हो इंडिया में। ठीक है, तो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? कुछ नहीं, इसकी जो WDV है वही एक्चुअल कॉस्ट होगा। पढ़ो, एक्चुअल कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, calculated at the rates in force as if the asset was used in India since the date of acquisition। ऐसा सोचो, अगर 15-16 से असेट इंडिया में यूज होता था तो आपको हर साल कितना डेप्रिसिएशन मिलता था, उतना माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते करते 22-23 तक आ जाओ, 22-23 तक माइनस कर दो, 23-24 का माइनस नहीं करना, क्योंकि 23-24 का इंडिया में आएगा, आपको इंडिया में आप डेप्रिसिएशन लेने वाले हो। और वैसे भी ईयर ऑफ ट्रांसफर, जब आप इंडिया में असेट लाओगे, ट्रांसफर करोगे, उस साल का डेप्रिसिएशन आपको अब इंडिया में मिलेगा। तो बाहर से असेट इंडिया में लाओगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसकी चिंता मत करो, चेक कर लो। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं एज योर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1) स्पेशल कॉस्ट केसेस है। ये आपको कॉस्ट निकालने का तरीका बताते हैं स्पेशल केसेस में। स्पेशल केसेस में आप कॉस्ट कैसे निकालोगे उसके बारे में बातें की गई है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं लेक्चर यहां पर रोकता हूं, कल की क्लास में हम लोग अपना डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे और हम लोग अपने और कुछ दूसरे डिडक्शंस के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। जैसे ही पूरा पीजीबीपी खत्म हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस है सेल्फ पीजीबीपी के अंदर, वो हम लोग करेंगे एक एक करके। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।